जहां लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए और फिर नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए। पंचायती राज के चुनाव के बाद हम लोग पंचायत में चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस जो विश्वव्यापी है उसके होने के कारण से हम लोग वो सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों को स्थगित करना पड़ा। और अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से ऐसा कोई देश नहीं है जो न बचा हो। अधिकांश देश इससे प्रभावित है, हमारे हिंदुस्तान भी प्रभावित है और हमारे छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज केवल 4 कोरोना पॉजिटिव एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। जो 59 पॉजिटिव पाए गए थे उसमें से 55 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना की लड़ाई में हम लोग सफल होते जा रहे हैं। अभी इस बीच में श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ है। बहुत सारी ट्रेनें हमारे छत्तीसगढ़ आ चुकी है और बहुत सारी ट्रेनें आने वाली है। हजारों के तादाद में मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए भी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि श्रमिक सीधा आके अपने हेल्थ चेकअप कराने के बाद सीधा उन्हें गांव रवाना किया जा रहा है। ऐसे में 16,499 क्वारंटाइन सेंटर पूरे प्रदेश में बनाया गया है। 600 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर में भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं और श्रमिक आ रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव हो, उसके भी बराबर प्रशासन चौकन्ना है, उसे बराबर निगरानी में रखे हुए हैं। लेकिन कोरोना के कारण से जो हमारे जीवन में जो असर पड़ा है उससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए काम करना शुरू किए, जिसमें आप विपरीत परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 पंचायतों में 23 लाख से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं जो देश के लगभग 24% है, अब तो हो सकता है दूसरे राज्यों में शुरू हुआ हो तो ये आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज तक के कभी 23 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से काम नहीं दिया गया था। ये पहली बार ये हुआ है। उसी प्रकार से लघु अनुपज संग्रहण में आप देखेंगे कि पूरे देश में सर्वाधिक है। लगभग 99% लघु अनुपज संग्रहण हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय है कि जो हमारे आदिवासी अंचल में जो महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता है, उसके संग्रहण में हमारे वनांचल के लोग लगे हुए हैं और उसका सीधा लाभ उन लोगों को हुआ है। कल कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और लगभग 4 घंटे ये कैबिनेट की बैठक चली,
बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसमें जो बहुप्रतीक्षित एक योजना जिसे हम लोग विधानसभा में जिसे पारित किए थे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कल इसे पारित किया गया और फैसला किया गया कि राजीव जी हमेशा देश के सभी वर्गों के बारे में सोचते रहे हैं। किसानों के बारे में, पंचायत को मजबूत करने के लिए लगातार वो काम करते रहे और इसलिए राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लॉन्च करेंगे, जिसमें सीधा किसानों को लगभग 19 लाख किसानों के खाते में प्रथम किस्त की राशि पहुंचना शुरू हो जाएगा। लगभग 10,000 रुपया प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी, जो 4 किस्तों में होगी और केवल धान फसल नहीं बल्कि गन्ना और मक्का के जो फसल ले रहे हैं उन किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। दलहन तिलहन के लिए भी आगामी वर्ष के लिए निर्णय लिए गए हैं। जहां पूरे देश में आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होती जा रही है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशानी हो रही है, वही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना जहां मजदूरों को ताकतवर बनाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, वनांचल में रहने वाले लोगों को उसका आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। वही किसान संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसानों को मिलेगा। कल और जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसमें हमारे सभी जिलों में कम से कम एक नगरीय निकाय क्षेत्र में भी एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन किया जाएगा। सभी उत्कृष्ट शालाएं होगी जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी और इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जिसमें सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाया जाएगा और अभी ये संख्या इस वर्ष 40 होगी, अगले वर्ष इसका विस्तार किया जाएगा और जो हमारे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो फीस का भार बहुत अधिक होने के कारण से उनकी वित्तीय स्थिति डगमगा जाती है, ऐसे में शासन के द्वारा ये योजना लागू करके उन लोगों को मदद करने की है जो भारी भरकम फीस जमा नहीं कर पाते। विकास खंड मुख्यालयों में 10वीं से लेके 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए ITI का रोजगार परक सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। औद्योगिक नीति 2019-24 में बेस्पोर्ट पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायोइथेनॉल उत्पाद इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जो किसान जो धान हमारे पास सरप्लस रह जाते हैं, इस साल भी लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान हमारे पास सरप्लस है। भारत सरकार केवल 24 लाख मीट्रिक टन ही चावल लेने की सहमति प्रदान की है और 31 लाख मीट्रिक टन के लिए हमने निवेदन किया भारत सरकार को और ये स्थिति हर साल बनने वाली है, बल्कि आने वाले वर्षों में उत्पादन और बढ़ेगा
तो ये जो हमारे पास सरप्लस चावल और बढ़ेगा, तो ऐसे में बायो इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के लिए कल फैसला किया गया है। उसी प्रकार से खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के प्रस्तुत सुझावों पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं। और जो चना की आवश्यकता हमें होगी उसे मार्केट के माध्यम से खरीदने का भी फैसला किया गया है। खरीफ विपणन में धान उठाए तो लोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसला कल हमने किया कि छत्तीसगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल, सिटी बस एवं प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की अवधि 30 जून तक बढ़ाने और बसों के 2 माह और ट्रकों के 1 माह टैक्स की राशि माफ करने का भी निर्णय कल के कैबिनेट में लिया गया। वहीं नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की शर्त सहित अनुमोदन किया गया। बस्तर में हमारे जीवनदायिनी नदियां हैं, लेकिन सिंचाई रकबा बहुत कम है, न्यून है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर तैयार करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड 2019 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को 2 कमरों का पक्का आवास दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में आज मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 40,000 अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु एक बार में एकमुश्त निपटान का निर्णय लिया गया है। जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि के आवंटन के लिए आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर ₹1 प्रति वर्ग फुट के दर पर कलेक्टर द्वारा आवंटित की जाएगी। नमक के बारे में अभी पिछले दिनों कुछ अफवाह फैलाई गई और उसके कारण से बहुत सारे लोग इसे दुकान में पहुंचकर नमक ज्यादा से ज्यादा खरीदने की प्रयास किए गए। ये कुछ कतिपय शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार से अफवाह फैलाया गया और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक है। 56 लाख परिवारों को तो वैसे निःशुल्क नमक प्रदान किया ही जाता है, लेकिन कल कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया है कि एपीएल परिवार के लोग भी लेना चाहते हैं तो उसे ₹10 प्रति किलो के हिसाब से नमक उपलब्ध कराया जाएगा। जमीन के खरीदी बिक्री में पिछले साल हमने 30% तक की छूट दी थी, जिसे 30 जून 2020 तक के बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल कैबिनेट में फैसला हुआ अब इसे पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये करीब जो कल कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसके बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी। अभी बहुत सारे काम पूरे छत्तीसगढ़ में करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, व्यवसायिक क्षेत्र है। इसमें हम लोगों ने पिछले दिनों भारत सरकार से 30,000 करोड़ के
राशि की मांग हम लोगों ने की थी और ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो या राज्यों को जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, ये निर्णय करने का फैसला राज्य सरकारों को हो। ये बात हम लोगों ने कही थी। एक और फैसला हम लोगों ने किया कि अभी तक के गरीब परिवारों को 2 माह का ही राशन हम लोगों ने मुफ्त में दिया था। जून महीने का भी राशन मुफ्त देने का फैसला किया है। अभी जो कोरोना से जो उत्पन्न स्थिति है उसमें खासकर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी नुकसान को देखते हुए हम लोग स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पढ़ाई घर द्वार वेब पोर्टल प्रारंभ किए हैं। अब तक के 15,77,000 छात्र और 1,65,000 शिक्षक पंजीकृत हैं। परीक्षा हेलो, जो 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा बचे हुए थे उनको स्थगित कर दिया गया है और सबको इसका लाभ मिलेगा, इसका परीक्षाएं नहीं होगी। आपकी तरफ से कोई सवाल? हाँ जी, सवाल है सर। पहला सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार की, नमस्कार मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के किसान सम्मान योजना थी, आपको याद होगा, 26 मार्च को वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वो किसानों के खाते में भेजेंगे और तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और छत्तीसगढ़ के महज 12 लाख किसानों के खाते में चौथी किस्त आई है। अभी भी तकरीबन 10 लाख किसान बचे हुए। ये इसके लिए अभी आपने पत्र भी नहीं लिखा, ये एक जरूरी था कि ये लिखा जाता क्योंकि किसानों की स्थिति इस लॉकडाउन में खराब है। दूसरी बात, जो जहां तक किसान, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो किसान न्याय योजना आप लागू करने जा रहे हैं, इसके बारे में चुनावों से पहले चिदम्बरम जी ने कहा था कि हम इसका पायलट प्रोजेक्ट लागू करेंगे, उसके बाद एक समिति का गठन करेंगे और पायलट प्रोजेक्ट से जो भी कुछ निकल करके आएगा वो समिति उसका अध्ययन करेगी, फिर उसको एक साथ लागू किया जाएगा। ये आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकार, उसका एक पहले प्रोजेक्ट, चूंकि पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, एक साथ लागू करना मुश्किल नहीं होगा? आपको ऐसा नहीं लगता? जी, आपने 2 सवाल किए हैं जी। भारत सरकार ने जो किसान सम्मान निधि जो लागू किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले 27 लाख किसान छत्तीसगढ़ में पंजीकृत थे जी। उसके बाद उन्होंने जो पंजीकरण के जो नियम है उसमें लगातार बदलाव करते रहे और उसका खामियाजा किसानों को हुआ। कभी 27 लाख किसान, तो कभी 22 लाख, तो कभी 19 लाख, कभी स्थिति ये बनी कि 1-1.5 लाख किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया। तो ये क्रम घटते इसलिए गया कि बार बार उसके जो नियम है, पंजीकृत करने के नियम में, उसमें बदलाव किए गए और उसके कारण से पूरा लाभ किसानों को छत्तीसगढ़ का नहीं मिल पा रहा है जी। दूसरी बात यह है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो चिदम्बरम जी ने जो बात कही थी वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो हमने किसानों से कहा था कि हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। पिछले साल दिए भी 2500 रुपये में सीधा हमने खरीदी की। इस साल भारत सरकार ने कहा कि जो बोनस आप यदि देंगे तो आपके चावल है उसको हम नहीं खरीदेंगे। और
क्योंकि हम किसानों से वचनबद्ध थे और हम देना चाह रहे थे, तो फिर एक नई योजना हमने लागू की और केवल धान का नहीं बल्कि इसका विस्तार किया जा रहा है। अभी तो हम सीधा केवल हमने तो वादा किया था किसानों, धान के किसानों को, लेकिन इसमें मक्का के किसान हैं और जो गन्ना के किसान हैं उसका भी इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में दलहन तिलहन का भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि उनके किसानों को भी जो खरीफ में जो फसल लेते हैं उसको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके। ये जो योजना है, हम तो 2500 रुपये में ही खरीदना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने जो असहमति व्यक्त की कि आप बोनस देंगे तो आपका धान नहीं खरीदे, चावल नहीं खरीदेंगे, इस कारण से हमको अपने निर्णय बदलने पड़े और फिर ये जो निर्णय है वो उसका विस्तार भी हुआ है और ये राजीव जी के नाम से राजीव किसान न्याय योजना, इसको हम लोग लागू किए। मुख्यमंत्री जी ने हेलो, सवाल है मुख्यमंत्री जी, तो मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। सवाल है तो ये कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, इसमें आप राज्यों का हित कैसे देखते हैं? राज्य सरकारें जो अपने हिसाब से अपने राज्य में मदद पहुंचाना चाहती हैं, उनका हित कैसे देखते हैं? एक और दूसरा, प्रदेश में जो अपने बड़ी संख्या में रोजगार की भर्तियां निकली हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो कि नर्स भर्ती हो कि अन्य भर्तियां हो, वो आशंकित है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, क्या उसका असर छत्तीसगढ़ की भर्ती पर पड़ेगा? इन दोनों सवालों का जवाब चाहता हूँ। पहली बात है कि परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में कल जानकारी देंगे। और अभी कल के आज मैं समाचार पत्र देख रहा था तो किसी ने 3 लाख करोड़ का पैकेज कहा, किसी ने 6 लाख करोड़ का पैकेज कहा। अभी 20 लाख पहुंचने में अभी और दिन भी लगेंगे, तो सारे पैकेज का जब खुलासा हो जाएगा, सारे एपिसोड समाप्त हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि इसको क्या मिला और कितना मिला और कैसे मिलेगा। क्योंकि अभी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए अभी लोन देने की बात तो कही गई है। किसी व्यापारी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि अब जो एमएसएमई के जो लोग उद्योगपति हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत है और अभी सरकार टेबलेट दे रही है। तो जब ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है तब टेबलेट दें, तो फिर मरीज की हालत क्या होगी, इसे समझा जा सकता है। तो ये प्रतिक्रिया जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा आई है। मैं समझता हूं कि अभी इस पैकेज के बारे में अभी से पहले से कहना मैं उचित नहीं समझता। सारे पैकेज आने दीजिए, फिर देखते हैं कि राज्य सरकार को कितना मिला है, उद्योगपतियों को कितना मिला है, व्यवसायियों को कितना मिला है, छोटे व्यापारियों को कितना मिला है, किसान और मजदूर को क्या मिला है, बेरोजगारों को क्या मिला है, ये बाद में बताया जा सकता है। सीएम साहब राज्य में चिकित्सा शिक्षा, लेकिन जिसका नाम लिया जा रहा वही प्रश्न पूछे, बाकी के माइक चालू नहीं है। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। ये जो रजिस्ट्री शुल्क में जो 30% की कटौती का फैसला है, वो केवल रजिस्ट्री शुल्क में होगा या स्टाम्प ड्यूटी में? पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर और बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, उसकी वजह से जो मरीज हैं उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। तो जो मरीज अभी आए नहीं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, जो मरीज अस्पताल आ रहे हैं उनको उसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर राज्य सरकार पे विचार करेगी क्या?
पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो 30% कलेक्टर गाइडलाइन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सीएम साहब। हेलो हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है सीएम साहब। आप बोलते रहिए। तो ये व्यवस्था है। दूसरा जो सवाल धनवेंद्र जी आपने किया वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए जो बिस्तर अस्पतालों में रिजर्व किए गए हैं, वेंटिलेटर रिजर्व किए गए हैं, वो दूसरे मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वेंटिलेटर की जरूरत जिन मरीजों को है, उनको अभी वेंटिलेटर उपलब्ध होते हुए भी नहीं मिल पा रहा है, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। तो इसको लेकर के कोई विचार करेंगे क्या राज्य सरकार की, जो अभी पेशेंट नहीं आए उनके करने के बजाय जो पेशेंट अभी अस्पतालों में जीवन संघर्ष से जूझ रहे हैं, उनको उनकी सुविधा मिल सके। देखिए भी किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। आपने जो बातें मेरे ध्यान में लाया है उसे मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और संबंधित लोगों से मैं इसमें चर्चा करूंगा। और जो केवल कोविड-19 के जो मरीज हैं उसके अतिरिक्त जो और जो मरीज हैं उनको उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है और उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। मैं एएनडी न्यूज से बोल रहा हूँ, जरीन सिद्दीकी। मेरा एक सवाल है टेस्टिंग को लेके, कोरोना वायरस की जो टेस्ट है उसकी वो कितनी कराई जा रही है, उसमें तेजी कब तक लाएगी? एक मिनट, आपका निवेदन है, आप अपने छत्तीसगढ़ राज्य देश के राज्यों में देश है और लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्रकार है आप सवाल पूछना चाहता था, पत्रकारों में भी डब्बा लगा दिया क्या चुनिंदा पत्रकारों का? राज्य सरकार भी डीजल और पेट्रोल पर वैट क्वालिटी की ना आवाज नहीं आ रही है। सीएम साहब का वीडियो भी नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहे। के अधिकारी नहीं आ रहा है। चीफ वालों की जिम्मेदारी है। इस सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो वीडियो डिस्टर्ब हो जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस वक्त मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां पर मीडिया कर्मी अपने सवाल भी रख रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल उन्हें तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इसके पहले कल हुई कैबिनेट बैठक की तमाम जानकारी भी सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को दी, जिसमें उन्होंने तमाम वर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कार्य किए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही क्या बड़े अहम फैसले लिए गए हैं कल कैबिनेट बैठक में, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। किस तरीके से 21 लाख मजदूरों को छत्तीसगढ़ में कार्य मिला है, उसके साथ साथ किसानों को जो एमएसपी के अंतरराशि दी जानी है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि 21 मई से राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को राशि दी जानी शुरू होगी। 4 किस्तों में यह राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ हर जिले में उत्कृष्ट शाला का संचालन किया जाएगा। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मजदूरों को वापस लाया गया है, उनके लिए किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ रैपिड टेस्ट किट के बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। उसके साथ साथ मीडिया कर्मियों के सवाल के इस वक्त भूपेश बघेल जवाब दे रहे हैं। मीडिया कर्मी अपने सवाल रख रहे हैं और उसका जवाब उन्हें मिल रहा है। इसके साथ साथ जब एक मीडिया कर्मी ने यह पूछा कि राहत पैकेज को किस तरीके से लेते हैं, तो उन्होंने यह भी कहा कि राहत पैकेज को इस वक्त में ऑक्सीजन देने के वक्त में टैबलेट की तरह यह राहत पैकेज है। तो तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे रहे हैं इस वक्त सीएम भूपेश बघेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मीडिया कर्मियों से सीधे चर्चा कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल। कल भूपेश कैबिनेट की बैठक थी और उस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं इसके बारे में तमाम जानकारी उन्होंने दी। सबसे अहम फैसला जो किसानों के लिए लिया गया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहां पर उन्होंने दी है। किसानों को बहुत लंबे समय से इंतजार था क्योंकि कोरोना काल के महामारी में किसान सबसे ज्यादा परेशान थे, तो उनके लिए जो राहत दी गई है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी।
यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वो जल्द आप लौटेंगे। सबके